तो शो की शुरुआत करते एक बार मार्केट पर चेक डाल लेते हैं। अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल रही है। निफ्टी का चार्ट अगर आपके लिए पुल अप करें तो ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास ही आपको निफ्टी जो है वो कारोबार करते हुए नजर आएगा। बैंक निफ्टी की तरफ से अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और इनफैक्ट आज वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो वहां पर भी फोकस है। 23,300 के पार निफ्टी आपको कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट 100 अंक ऊपर आपको दिखेगा। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट 400 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। आज वीकली एक्सपायरी है, वॉलेटाइल सेशन यहां पर देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो लगातार यहां पे आउट परफॉर्मेंस बनी हुई है। 450 अंक बैंक निफ्टी आपको ऊपर कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर कमजोरी है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 250 अंक नीचे फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखें तो 70 अंक नीचे आपको नजर आएगा। फार्मा इंडेक्स आज आपके फेवर में है, काफी ज्यादा यहां पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बढ़ने वालों की संख्या देखें तो 950 है। हालांकि ब्रेथ मिड कैप की वजह से आपको कमजोर नजर आएगी। गिरने वालों की संख्या 2065 के आसपास नजर आ रही है। हीट मैप में देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर फार्मा इंडेक्स ही नजर आएगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। लगातार बैंक निफ्टी भी और फाइनेंशियल्स में बढ़त आती हुई दिखी। ऑटो देखे तो यहाँ पर भी बढ़त आती हुई नजर आ रही है। मेटल्स में आज रिबाउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे कमजोर इंडेक्स आईटी फिर से एक बार, और डिफेंस देखे तो ऑलमोस्ट 1.5% की कमजोरी आपको यहाँ पर भी दिखेगी। चलिए तो एक बार व्यू ले लेते हैं आज हमारे गेस्ट से, और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा। गुड आफ्टरनून गौरव जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज को समय देने के लिए। मार्केट में एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिल रहा है। निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई पर कारोबार कर रहा है, लेकिन कमजोरी मिड एंड स्मॉल कैप में आती हुई नजर आ रही है। सर, आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ पे मार्केट्स को लेकर, स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप को? Hello Nupur, very good afternoon to you and thanks for having me today. निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक खासी तेजी आई है अपने निचले स्तरों से। ये काफी वेलकम मूव है बिकॉज 23,100 स्पॉट लेवल से एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था बाजार के लिए। उसके नीचे की क्लोजिंग काफी नेगेटिव हो जाती। अच्छा मूव आया है, बैक्ड बाय बैंक एक्स। दिग्गज बैंकिंग शेयर्स में रिवर्सल देखने को मिला है, विच इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव साइन। साथ ही साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में भी अपने सपोर्ट जोन से बाइंग इंटरेस्ट नजर आ रहा है। ओवरऑल जिसके चलते हमें अभी निफ्टी इंडेक्स के अंदर लगभग 80-90 पॉइंट की तेजी दिख रही है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें, मिड और स्मॉल कैप स्पेस में अभी भी उत्साह गायब है, जिसके चलते मार्केट ब्रेथ काफी नेगेटिव नोट पे इंक्लाइन है। इट इज अ 1:2 टू स्टॉक्स डिक्लाइनिंग अगेंस्ट एवरी वन स्टॉक इन बाइंग। काफी बुरी मार्केट ब्रेथ है। इसके बीच भी कुछ सेक्टर गॉजेस हैं जो हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज दे रही हैं बाइंग इंटरेस्ट के लिए। फार्मा क्षेत्र में आज एक अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है। उसके साथ ही साथ में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में उत्साह है, हेल्थ केयर स्पेस में उत्साह है। तो अगर हम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हमें यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो ब्रेड थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रिबाउंड निफ्टी और बैंक निफ्टी में आते हुए नजर आ रहा है। मिड कैप थोड़ा कमजोर यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सर, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसे आपने फार्मा का जिक्र किया, आपके कौन से पसंदीदा स्टॉक्स रहेंगे? नंबर मैंने बहुत ही कॉन्शियस अप्रोच अपनाई है बिकॉज बाजार सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है एंड अभी भी क्लैरिटी नहीं है। कल भी यूएस और ईरान के बीच में एक्सटेंसिव फायरिंग और एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स इधर उधर दागे गए थे, जिसके चलते क्रूड के अंदर उथल पुथल कभी भी हो सकती है। देयरफॉर डिफेंसिव स्पेस फार्मा की तरफ मैं अपना बाइंग इंटरेस्ट रखूंगा। जो दोनों स्टॉक्स का चुनाव किया है आज के लिए मैंने, बोथ आर फ्रॉम द फार्मा स्पेस। पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है दैट इज ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा के अंदर आज एक बहुत ही शानदार 5% का अप मूव है ऑन बैक ऑफ स्टेलर वॉल्यूम्स। पिछले 30 डेज एवरेज वॉल्यूम का डबल वॉल्यूम अभी इस स्टॉक में ऑलरेडी हो चुका है। 2386 पे करंट भाव पे चल रहा है, काफी अच्छा हमें लग रहा है। यहाँ से 2280 का स्टॉप लॉस लेके 2600 के टारगेट से एम कर रहा हूँ मैं इस स्टॉक के अंदर। एंड जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है दैट इज वोकहार्ट फार्मा। वोकहार्ट में हमने पिछले दिनों देखा था एक अच्छी तेजी बनी थी, 1500 लेवल से सीधे सीधे 2400 तक गया। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आई उतनी ही स्टीप और शेयर लगभग लगभग 1800 तक गिरता हुआ आ गया। अब आज के सत्र में आज दोबारा इसके अंदर 5.5% की तेजी है, अगेन वॉल्यूम बैक बाइंग है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जो पिछली बार मिस आउट हो गई थी जिन ट्रेडर्स की, वो यहाँ से हॉप ऑन कर सकते हैं, अपनी ट्रेड बना सकते हैं। करंट लेवल 1932 का चल रहा है, इसमें बाइंग कंसीडर कर सकते हैं। 1860 का स्टॉप लॉस लेके 2100 के पहले टारगेट एंड 2175 के सेकंड टारगेट के लिए। दोनों ही ट्रेड्स की वैलिडिटी होगी लगभग 1 वीक।
बिल्कुल, तो गौरव जी को पसंद आ रहे ग्लैंड फार्मा और वोकहार्ट, यहाँ पर खरीदारी की सलाह यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक बार मिड एंड स्मॉल कैप के सारे स्टॉक्स पर भी फोकस कर लेते। कौन से स्टॉक्स बजिंग है, शुरुआत करते हैं आईटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली और मिड कैप इंडेक्स भी देखे तो कमजोर है। आईटी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली है। मिड कैप आईटी में देखे तो न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, एलटीएम, सैक्सन, हेक्सावेयर में देखे तो 3 से 5% तक की कमजोरी आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ आज सेक्टर गेनर में फार्मा ही आपको दिखेगा, चाहे वो लार्ज कैप फार्मा हो या फिर स्मॉल कैप फार्मा हो। ब्लू जेट देखे तो यहाँ पे 8% की बढ़त आती हुई नजर आ रही है। वोकहार्ट, जिसकी चर्चा अभी थोड़ी देर पहले शो में की थी, 5% ऊपर आपको दिखेगा। पॉली मेडिक्योर और ग्लैंड फार्मा भी देखे तो 3 से 5% की बढ़त यहाँ पर भी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट में काफी सारे स्टॉक से खबरों के चलते फोकस में आते हुए देखिए। एजिस लॉजिस्टिक देखिए, बैक टू बैक दूसरा दिन है जहाँ पे अच्छी बढ़त डबल डिजिट में आपको दिखेगी। डोम्स कल भी अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर रहा था, आज भी 6% ऊपर है। अपार इंडस्ट्रीज 6% की तेजी यहाँ पर भी आती हुई दिखी। और वोडाफोन आइडिया देखें तो यहाँ पर भी 3% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कमजोरी एमटार में खबर आई थी और उसका इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 11% लुढ़क गया था, हालांकि फिलहाल 9% से ज्यादा की कमजोरी यहाँ पर है। पारस डिफेंस देखे तो 6% नीचे, एचपीसीएल में भी 3% की कमजोरी है। और पेटीएम आज फाइनली मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है, 3% की कमजोरी आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। चलिए तो शो को आगे बढ़ाते और एक इम्पॉर्टेंट खबर पर नजर डालते हैं। एथेनॉल सेक्टर के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए। E22 से E30 पेट्रोल ब्लेंडेड पर एक्साइज ड्यूटी हटाने का फैसला ले लिया गया है, जिससे एथेनॉल ब्लेंडिंग को और रफ्तार मिलने की उम्मीद है। अब इससे कितनी डिमांड बढ़ेगी, कौन सी जो शुगर कंपनीज है उनको फायदा मिल सकता है, पूरी डिटेल लेकर मेरे साथ तैयार है कंचन, गुड आफ्टरनून। काफी स्वीटनेस नजर आ रही है सरकार के फैसले से शुगर कंपनीज में। जी, गुड आफ्टरनून। और स्वीटनेस तो हमें अक्रॉस द सेक्टर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, जिस तरीके से शेयर्स में आज एक बजिंग मूवमेंट बना हुआ है, तो डेफिनेटली समझ सकते हैं जो न्यूज़ है उसका हमें एक जो मीठा इम्पैक्ट है शुगर स्टॉक्स में आज के दिन आता हुआ दिखाई दिया है। खबर जैसे कि आपने मेंशन भी की कि E22 से लेके E30 तक जितने भी पेट्रोल ब्लेंड्स है वहां पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसको स्क्रैप कर दिया गया है। देखिए, अब फ्यूल में अगर हमें ज्यादा एथेनॉल चाहिए होगा तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो गन्ने की मांग है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब गन्ने की मांग बढ़ेगी तो जो शुगर मिल्स हैं वहां पे भी जो हमें इंपैक्ट है पॉजिटिव साइड में आता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे 2025 दिसंबर में हमने देखा था कि E20 का जो टारगेट है इंडिया ने ऑलरेडी हिट कर लिया है। तो अगेन ये वापस एक जो पुश है इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ सरकार लगाती हुई दिखाई दे रही है। इससे इनफैक्ट ये भी हमें देखने को मिल सकता है जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो इस टाइम पे जो वॉलेटिलिटी है फेस कर रहे हैं वो आगे चल के हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशन की, उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है उससे काफी जो रुकावटें हैं हमें आती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज हम जानते हैं कि जो 85% क्रूड है हमारा, हम इंडिया जो है इंपोर्ट करता है, तो वहां पे भी जो राहत है हमें मिलती हुई दिखाई दे सकती है। डिपेंडेंसी कम हो सकती है जिससे जो प्राइस है वो भी हमें स्टेबल साइड में देखने को मिल सकता है। वहीं जो डोमेस्टिक इथेनॉल है वो हमें इंपोर्टेड ऑयल को रिप्लेस करता हुआ दिखाई देगा, उससे फॉरेक्स में हमें बचत होती हुई दिखाई देगी और साथ में जो इंपोर्ट बिल है वो भी कट होते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ अगर ओवरऑल इसके इंपैक्ट की बात करें तो शुगर स्टॉक्स में एक अच्छा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो पॉजिटिव खबर शुगर सेक्टर के लिए, स्पेशली एथेनॉल जो बनाती है उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन पूरी डिटेल समझाने के लिए। चलिए तो इसी के लिए मार्केट में आती हुई नजर आ रही है ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 327 का जो हाई बनाया था 23,327 का निफ्टी, वहां से फिसल के 23,260 के पास आपको कारोबार करते हुए नजर आएगा। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आते हुए नजर आई है पिछले कुछ समय में, और फिर से एक बार मैक्वेरी की एक बुलिश रिपोर्ट आई है पावर इक्विपमेंट सेक्टर को लेकर। कल रात को आई थी, मार्केट क्लोज होने के बाद ये रिपोर्ट आती हुई दिखी थी और काफी कुछ इस रिपोर्ट में इंडिकेट किया था। मैक्वेरी ने भारत में जो ग्रिड क्षमता है उसे बढ़ाने पर फोकस है, रिन्यूएबल और पावर केपेक्स के मौके को जो है ब्रोकरेज हाउस काफी पॉजिटिव मानते हैं। और आखिर किन शेयरों पे सबसे ज्यादा दम दिख सकता है वो भी मैक्वेरी की तरफ से इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। तो पूरी डिटेल लेके मेरे साथ जुड़ चुकी है श्रेया ठाकुर। गुड आफ्टरनून श्रेया। पावर तो हमेशा आप ट्रैक करती है और आज फिर से एक और रिपोर्ट आप लेके आए हैं मैक्वेरी की, क्या कहना है मैक्वेरी का इस बार?
राइट, गुड आफ्टरनून नुपुर। और लगातार जब जो भी रिपोर्ट आ रही है पूरी पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स को लेकर, स्पेस को लेकर, वो काफ़ी बुलिश रिपोर्ट होती है और सीएनबीसी आवाज़ ने लगातार इन स्टॉक्स पर इन रिपोर्ट से पहले भी पॉजिटिव व्यू रखा है। अब एक और मैक्वेरी की रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट इस पूरे स्पेस को लेकर। अच्छा, मैक्वेरी का मानना है कि भारत की बढ़ती बिजली मांग जो है, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन और साथ ही ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट आने वाले सालों में एक बड़ा मौका दे सकता है निवेश के लिए। तो निवेश के लिहाज से ये स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ब्रोकरेज के मुताबिक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में करीब $85 बिलियन यानी कि लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। सरकार लगातार खर्च कर रही है इस पूरे स्पेस को लेकर। इसके अलावा सिर्फ भारत में ही नहीं, अगर आप दुनिया भर में देखें तो हाई वोल्टेज इक्विपमेंट की कमी है, जिससे भारतीय कंपनियों को फ़ायदा होगा आगे चलकर, न सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि एक्सपोर्ट्स के लिहाज से भी अगर आप देखें तो दोनों प्राइसिंग पावर का फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसी थीम पर मैक्वेरी ने सीजी पावर साथ ही सिमेंस एनर्जी पर अपनी रिपोर्ट की शुरुआत की है। इनिशिएटिव रिपोर्ट है और दोनों पे ही आउट परफॉर्मेंस की कॉल बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस आपकी स्क्रीन पर है। शानदार तेजी इन दोनों स्टॉक्स में नजर आएगी आपको। 4190 सिमेंस एनर्जी पर देख रहे हैं, वही 1090 का टारगेट प्राइस सीजी पावर को लेकर आया है। अच्छा, सीजी पावर इसलिए पसंद आता है क्योंकि ये सिर्फ पावर इक्विपमेंट स्पेस में ही नहीं है, बल्कि सेमीकंडक्टर अगर आप देख लें, रेलवेज देख लें, इंडस्ट्रियल देख लें, सभी में सीजी पावर की मौजूदगी है। तो जो ये इनका डायमेंशंस है, डायामीटर है, वो काफ़ी बड़ा नज़र आता है। साथ ही सिमेंस एनर्जी, ये भी आप देखें तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, सर्विसेज बिजनेस में काफ़ी पसंदीदा पिक बना हुआ है। और मैक्वेरी का मानना है कि इसके अलावा आप जीई वर्नोवा और साथ ही हिताची एनर्जी को भी दे सकते हैं। हिताची एनर्जी जब मैं मार्केट सुबह ट्रैक कर रही थी तो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ था। जी वर्नोवा थोड़ा फिसलता हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन हिताची एनर्जी शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट हाई वोल्टेज टेक्नोलॉजी के डिमांड को लेकर हिताची एनर्जी ये काफ़ी पसंदीदा स्टॉक बनता हुआ नजर आएगा। तो मैक्वेरी अगेन बुलिश है इस पूरे स्पेस को लेकर और ये कुछ स्टॉक्स, 4-5 स्टॉक्स सुझाए हैं मैक्वेरी ने जहां पर आपकी नजरें रहेंगी। बिल्कुल, तो सीमेंस एनर्जी और सीजी पावर मैक्वेरी को काफ़ी पसंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया पूरी जानकारी देने के लिए। बढ़ाते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 12 साल होने पर एनडीए नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा भारत रुकने वाला नहीं है और रिफॉर्म के एक्सप्रेस और तेजी से आगे बढ़ने वाली है। एनर्जी सिक्योरिटी में भारत जल्द आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही उन्होंने कई ऐसे सेक्टर का जिक्र किया जिसमें भारत दुनिया से एक कदम आगे रहने की तैयारी कर रहा है। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है। सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी। एनर्जी, मिनरल्स, चीप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता। शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम
मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। चलिए, तो ये थी पूरी जानकारी जो पीएम मोदी ने आज संबोधित किया था अपने जितने भी नेता हैं उनको। लेकिन आज के लिए इतना ही मिड कैप मंत्रा में। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे केवाईसी में, जहां आज बात करेंगे फिजिक्स वाला के CFO अमित सचदेवा से।